हेलो गाइज़, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन के बारे में। मौर्यकालीन को लेके मैं आप लोग को आज बताऊंगी और यहाँ पे बता दूं कि बहुत डीपली नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं, मैं वैसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग को बताऊँगी। तो इसीलिए जो भी मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ वो एक भी लाइन मिस नहीं कीजिएगा, सारा का सारा अच्छे से ज़रूर लर्न कीजिएगा। और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बैक जो आपका एग्ज़ाम अब तक हो चुका है, एंट्रेंस के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पढ़ाने के दौरान मैं ये भी बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं वैदिक काल के बारे में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्यकालीन के बीच में वैदिक काल का वर्णन है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और इससे सिंधु घाटी सभ्यता से तो बहुत सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस तो 100% आएंगे। 2 क्वेश्चंस मान के चलिए, और 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है सिंधु घाटी सभ्यता पे जो मैंने पढ़ाया है, क्लासेस लिए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और मौर्यकालीन जो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्यकालीन के बीच में वैदिक काल का वर्णन है। वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की थी, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण देवपायन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि वेदों की रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। वेदों की संख्या 4 है, ये भी पूछे जा चुके हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है जो पूजा और पाठ से संबंधित है, और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंट्रेंस के एग्ज़ाम में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पूजा और पाठ से संबंधित रखने वाला वेद का नाम क्या है, तो आपको बोलना है ऋग्वेद। नेक्स्ट आते हैं सामवेद, यह संगीत से संबंधित है। क्वेश्चंस रहेंगे आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में इस तरीके से कि संगीत से संबंध रखने वाले वेद का नाम क्या है, तो सामवेद। नेक्स्ट आते 3 नंबर यजुर्वेद, ये गद और पद से संबंधित है। एंड लास्ट आते अथर्ववेद, यह अंतिम वेद है जो जादू टोना से संबंधित है। अंतिम वेद तो कम पूछता है, लेकिन हाँ सबसे प्राचीन वेद ये पूछता है और पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ इस तरीके से पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में कि सबसे अंतिम वेद कौन सा माना गया है, तो अथर्ववेद को माना गया है। और जादू टोना से कौन संबंधित रखता है, तो अथर्ववेद रखता है। अब बात करेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार है। वर्तमान में इसका नाम पटना रखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार है और बिंदुसार के बेटे का नाम सम्राट अशोक है। ये लाइन मैंने बस यहाँ पे इसलिए ऐड किया कि इससे क्वेश्चंस एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिंदुसार कौन है या उसके पिता कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर सम्राट अशोक कौन है, तो बिंदुसार के बेटे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हो गया राजकीय कला और दूसरा हो गया लोक कला। तो राजकीय कला, इसके अंतर्गत नगर व पाषाण निवेश, स्तूपों, गुफाओं व पाषाण स्तंभों को सम्मिलित किया गया है। एंड नेक्स्ट है लोक कला, इसके अंतर्गत यक्ष यक्षिणी, खिलौने इत्यादि शामिल है। यक्ष यक्षिणी का यहाँ पे मतलब ये है कि इसके अंतर्गत भी खिलौने ही आते हैं। जो मिट्टी के खिलौने होते हैं वो यक्ष यक्षिणी के अंतर्गत आते हैं, और टॉयज़ जो होते हैं छोटे छोटे उस टाइप के खिलौने इसके अंतर्गत आते हैं। और ये यक्षिणी को लेके मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में जिक्र किया है कि इसके अंतर्गत किस किस तरीके के खिलौने आते हैं, क्या चीज़ें आती है। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो आपको ये यक्षिणी को भी लेके थोड़ा डिटेलिंग में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्तंभ के बारे में। तो मौर्यकालीन में लगभग 15 स्तंभ पाए गए हैं, जिसमें 10 को लेखनीय लेखों से परिपूर्ण तथा 5 उल्लेखनीय पाया गया है। मतलब 10 कहा जा रहा है यहाँ पे ये कि जो 10 स्तंभ है उसमें लेखनीय उस समय के जो भी चीज़ें रही होगी वो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती थी स्तंभ पे, और 5 ऐसे पाए गए हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। मौर्यकालीन स्तंभ मौर्य पोलिस के लिए प्रसिद्ध है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मौर्यकालीन स्तंभ किस लिए प्रसिद्ध है, तो मौर्य पोलिस के लिए प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन स्तंभ इकास पत्थर को काट कर बनाया गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्तंभ है वो किस पत्थर को काट कर बनाया गया, तो इकास में। यह स्तंभ सर्वाधिक लाल बलुआ पत्थर के पाए जाते थे। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, राजा को जनता से संवाद कराना और अपने शासनकाल की सीमा को समझने के लिए निर्मित है, जिसमें सबसे अच्छा और सबसे अंतिम स्तंभ सारनाथ स्तंभ है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ से तो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सारनाथ स्तंभ, जो कि बनारस में ही आपको मिलेगा, थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे ही मिलेगा आपको। और इससे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ये रहता है कि बौद्ध से रिलेटेड, कि हाँ बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में ही दिया था, वृक्ष के नीचे 4 शिष्यों के बीच। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और बुद्ध के टाइम का जो भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, बुद्ध को भी लेके और जैन धर्म को भी लेके बहुत सारी चीज़ें, और सारनाथ को भी लेके, तो एक बार आप बैक वीडियो देखिएगा तो आपको मिलेगा, और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे क्वेश्चंस एंट्रेंस के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे सारनाथ स्तंभ के बारे में। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषि पत्तनम व मृगधाम था। सारनाथ का स्तंभ खंडित अवस्था में पाया गया था। ये चुनार के एकास में पत्थर को तराश कर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चुनार के एकास में पत्थर को तराश कर लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जिसमें 4 सिंह पीठ सटाए हुए दिखाए गए थे। 4 सिंह मतलब 4 लायन के बारे में बोला जा रहा है, और ये भी क्वेश्चंस एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि 4 सिंह वाले जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त की गई है, तो सारनाथ स्तंभ से प्राप्त की गई है, जिसे अकड़ू मुद्रा में दिखाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस जो सिंह है उसको किस मुद्रा में दिखाया गया, तो अकड़ू मुद्रा में। स्तंभ पे 4 महान पशुओं का अंकन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 4 पशुएं जो दिखाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है एंट्रेंस के एग्जाम में, जो कि अभी आपको मिलेगा। ये 4 पशु हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह है। ठीक है, पशुओं के बीच में धर्म चक्र बनाया गया है, और धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं, और धर्म चक्र को भी लेके क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ सारनाथ स्तंभ में छोटा सा जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, इसमें से ही सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो धर्म चक्र बनाया गया है। धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं। इस चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और ये सत्यमेव जयते का भी क्वेश्चंस एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मुंड उपनिषद से लिया गया है। इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। संविधान सभा के चक्र को 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा प्रदान किया। यह मौर्य काल का सबसे सुंदर व अंतिम स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि मौर्य काल का सबसे सुंदर या सबसे अंतिम स्तंभ कौन सा है, तो सारनाथ स्तंभ है। वैसे ही जानेंगे गाइस कि कुछ और इम्पोर्टेंट स्तंभ के बारे में, जो कि कहाँ पे है और पूछे जा सकते हैं एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। सबसे पहला है जो लोरियानंदनगढ़ का मयूर स्तंभ, जो कि ये स्तंभ बिहार में है। ठीक है, तो लोरियानंदनगढ़ का मयूर स्तंभ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन रहेगा, तो आपको लिखना होगा बिहार में। वैसे ही नेक्स्ट आते हैं कि रम लिखा है, रामपूर्वा स्तंभ। यह स्तंभ इस स्तंभ में सांड पशु को दिखाया गया है। ठीक है, और यह अभी राष्ट्रीय भवन में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं 3rd नंबर, प्रयाग स्तंभ। यह स्तंभ अकबर के किला में रखा गया है। अकबर के किला में रखा गया है। एंड लास्ट आते हैं दिल्ली का टोपरा स्तंभ। यह स्तंभ दिल्ली में ही है। और यहाँ पे नोट पे मैं बता दूँ, जिससे क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा चुके हैं एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो जो मैंने 4 पशु का जिक्र किया था वो किस किस चीज़ों को लेके प्रतीक माने जाते हैं, तो हाथी जो है वो जन्म घटना को दर्शाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस रहेंगे कि जन्म की घटना को कौन दर्शाता है, तो हाथी।
वही नेक्स्ट आते हैं बेल जो है शक्ति एवं साहित्य का प्रतीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं घोड़ा, गृह त्याग की घटना को चिन्हित करता है। ये क्वेश्चन शायद एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया इसी में से कि गृह त्याग की घटना को कौन चिन्हित करता है, तो घोड़ा। या फिर घोड़ा किसका क्या चिन्हित करता है या किसका प्रतीक है, तो वह गृह त्याग की घटना को चिन्हित करता है या प्रतीक है, घटना का प्रतीक है। इस तरीके से रहेगा। एंड लास्ट है सिंह अथात्मिक चक्रवर्ती। तो गाइज आज के वीडियो में इतने ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए, अगर प्लीज़ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियोस देख रहे हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो थ्योरीज पे, चाहे वो ड्राइंग पे हो, आपको अवेलेबल मिलती रहे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।